Okay, so I was just reading Kamaini. वही बुक, वही महाकाव्य जिसे हिंदी साहित्य जगत में एक रोमांटिक पोएम पोइट्री कलेक्शन वाले बुक के तौर पे देखा जाता है. दिस बुक कमायनी बाय जयशंकर प्रसाद. जयशंकर प्रसाद आपके छायावादी कवि होते हैं. छायावादी का मतलब होता है छाया, दैट इज शैडो. मतलब कि नेचुरल फेनोमेनाज को डिस्क्राइब न करके वो डिस्क्राइब करते हैं मनुष्य के अंतर मन में चल रही भावनाओं को, उनके अंतर मन की आवाज़ को. तो ऐसा लगता है जैसे कि ये महाकाव्य एक लव ट्रायंगल है बिटवीन श्रद्धा, दैट इज़ अ गर्ल, ईड़ा, दैट इज़ अनदर गर्ल, एंड मनु, दैट इज़ अ मेल बॉडी. ओके, ऐसा लगता है जैसे कि दिस शोज अ लव ट्रायंगल, बट दिस इज़ नॉट. Actually, this is the beautiful love affair between mind, body and soul inside your own conscience. तो ईड़ा प्रतीक होती है तर्क की, विज्ञान की, ज्ञान की और नॉलेज की, ठीक है. वहीं आपकी श्रद्धा प्रतीक होती है भावना की, इमोशनल कॉर्नर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, मतलब हार्ट, मतलब जो भावनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है. और मनु यहाँ पे प्रतीक है वो मन जो कर्म करता है, ठीक है. तो फिर अब आते हैं इसे समझने के लिए ज़रा परतों को हटाते हुए परतों के नीचे गर्त पे मतलब कि एकदम प्राइमरी लेवल पे. ओके, आई विल टेल यू और मेक यू अंडरस्टैंड विथ माई ओन एक्सपीरियंस विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. तो पिछले साल में मैं बनी थी CR. नो जैकल नहीं, CR, दैट इज़ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. ओके, अब वहाँ पे होता क्या है कि मैं बहुत सारा काम करती थी, मतलब जो नॉर्मल मॉनिटर करता है वो काम, देन आफ्टर बहुत सारे और भी काम होते थे. मतलब मैं खुद को एकदम लीडर ही समझती थी, अभी सब करती थी, ठीक है. तो हुआ यूँ कि मैंने गौर किया आखिरी में कि भाई जितने भी बच्चे हैं रेस्ट मेरे बैचमेट्स हैं, तो मैंने गौर किया कि भाई वो मेरे क्लासमेट्स केवल मेरे उन बातों को मानते थे जिससे मैं जो बातें मैं और या फिर जो नोटिसेस मैं उनको समझा करके आराम से बोलती थी. और कई बार ऐसा होता था कि मैं जल्दबाजी में रहती थी या फिर मुझे कुछ और ही काम रहता था, तो मैं बहुत सारी ऐसे बोलती थी जैसे कि उनको ऑर्डर दे रही हूँ. बस बोल देती थी कि भाई ये सबमिट करना है, हो जाना चाहिए, एंड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत ही रिजिड वे में, बहुत ही रूड वे में. तो होता यूँ था कि मैं उन तक पूरा एक प्रॉपर सही नोटिस भी देती थी, सही बात भी बोलती थी. तो उन लोगों को मतलब वो लोग मानते नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था जैसे कि भाई, क्योंकि एक बार होता है ना कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें आप पोलाइट वे नहीं रखते हैं तो वो काम आपका कभी पूरा होगा ही नहीं. और उसके बावजूद, पूरी तरीके से सही होने के बावजूद, उसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब होता है. और कई बार ऐसा होता है कि आप इमोशनल वे में बहुत ही फ्लैटरी लगा करके बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम क्योंकि इमोशनल पुल के साथ किया गया काम कभी भी सही रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि उसमें भावना तो होती है लेकिन एक सही तरीका नहीं होता उस कार्य को करने का. मतलब कि यहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिलता है कि भाई ज़्यादा कोई भी अगर आपको कर्म करना है तो आपको उसमें ना तो तर्क को ज़्यादा, ना तो केवल तर्क के माध्यम से आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, ना ही आप अकेले भावना के माध्यम से उस काम को कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी कर्म करना है तो आपको तर्क
के साथ साथ भावना, दोनों के संतुलित तरीके में आपको करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका वो कर्म एक सही रिजल्ट ला करके देगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आते हैं ईड़ा, श्रद्धा, मनु। ईड़ा यानी कि तर्क शक्ति, श्रद्धा यानी कि भावनात्मक शक्ति, और मनु यानी कि कर्म, जो कर्म करता है। तो यहाँ पे लास्ट में कामायनी की स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि लास्ट में किस तरीके से पहले तो तीनों मनु, ईड़ा, श्रद्धा एक साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि चेतनता की चरम सीमा को दर्शाता है। जी हाँ, जब मैं सीआर थी तो कभी कभार ऐसा होता था कि मैं तर्क के साथ साथ, भावना के साथ साथ, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे के साथ साथ थोड़ा फ्लैटरी लगा करके नोटिस देती थी या फिर काम करवाने की कोशिश करती थी, तो वो काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मतलब कि लीडरशिप विद कंपेनियनशिप हाँ बोल सकते हैं, कंपैशन अलॉन्ग विद कंपैशन, ओके, मतलब कि एक टीम वर्क होना along with showing the contribution from everyone, and वहीं जब आप केवल ऑर्डर्स दे रहे होते हैं तो वो काम भी सक्सेसफुल नहीं होता है। वहीं अगर आप केवल इमोशनल फ्लो में आकर के कुछ भी बोले जा रहे हैं तो वो काम भी नहीं होता है। आपको अगर काम सही तरीके से करना है तो आपको दोनों को साथ में करवाना पड़ेगा, ला करके करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ लाइक दैट ओनली। अच्छा, कामायन की स्टोरी ये होती है कि हमें रफ स्केच में बता देती हूँ कि सबसे पहले जो मनु होता है वो श्रद्धा के साथ रहता है। श्रद्धा एक फीमेल रहती है, फीमेल पात्र है। उसके बाद फिर कुछ वक्त बाद वो दोनों बिछड़ जाते हैं और मनु फिर से अकेला हो जाता है। तो उसके बाद वो ईड़ा के साथ रहता है, ईड़ा के साथ रहता है और बहुत ही बड़ा एक साम्राज्य स्थापित करता है। लेकिन फिर भी उस साम्राज्य में विद्रोह हो जाता है, क्योंकि आप तर्क के साथ एक साम्राज्य में राज्य नहीं कर सकते। अब आखिर में ये होता है कि उस विद्रोह के अंत में बचाने आती है श्रद्धा मनु को। श्रद्धा यानी कि आपकी इमोशनल फेज ऑफ योर एग्जिस्टेंस, दैट इज़ योर हार्ट। ठीक है, तो वो तीनों जब एक साथ होते हैं देन ओनली दे गेट द विक्ट्री। अच्छा, बहुतों का कंप्लेंट था कि भाई तुम सिंपल चीज़ को, जिसकी ऑनेस्टी इज़ द पॉलिसी तुम बोल सकती थी, उसको तुम एक लंबा सा स्टोरी गोल गोल घुमा करके लास्ट में क्यों बोलती हो कि ऑनेस्टी इज़ द पॉलिसी? बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द पॉलिसी अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो यू विल जस्ट उसे आप पढ़ोगे एक लाइन में, ज़्यादा अटेंशन भी नहीं दोगे और पलटोगे। लेकिन अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं लंबा चौड़ा, तब खुद ही बोलोगे कि भाई ये फ्लो जा रहा है उस थॉट की ओर, मतलब कि द कंक्लूजन दैट इज़ मूविंग विद दिस स्टोरी, दैट इज़ वुवन बाय दिस स्टोरी, results in the thought the honesty is the policy. So here ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में वो बात क्लिक कर जाए। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी वो समझ नहीं आती, और बहुत बारी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में ही कुछ कंफ्यूजन वाले वर्ड्स के बीच में भी बड़ी बात होती है।